हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का जो है ना महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है मैं इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, एंड नोट कर लोगे तो आप लोगों का पूरा बोर्ड एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जैसे जो मैग्नीशियम एक धातु है, अब वो जब वायु में जलता है तो वो मतलब कौन सा परिवर्तन है, लाइक इस भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ऊष्मागतिकी का परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानते हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब आपने पहला ही चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये पहले ही चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से है, और इसका जो सही आंसर होगा ना वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, वो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन जरूर बताना। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने आप लोगों को साइंस एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पढ़ा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, प्लेलिस्ट भी बन चुका है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न देखो कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। चैप्टर नंबर 2 से है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो यहां लिखा हुआ है अपच। जैसे जब अपच हो जाता है, ठीक है, का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ए नंबर है आपका एंटीबायोटिक, बी नंबर है एंटासिड, या फिर डी सी नंबर है एनाल्जेसिक, ठीक है, एंड डी नंबर है एंटीसेटिक। अब भाई अगर आप लोग जानते हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। कह रहा हूं नोट बना लो, नोट्स कर लो जो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वो है एंटीसिड। एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है जब अपच का उपचार करने के लिए इसी औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगर आप इसे जानते हो तो अच्छी बात है। देखो यहां लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अब अम्ल में से वही जो धातु है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी जो हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित है। ठीक है, जो नीचे स्थित हैं वो हाइड्रोजन में से मतलब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी। और अगर आपने सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आपने अच्छे से तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ आपके चार ऑप्शंस हैं। ए है Fe यानी कि फेरस, यहाँ जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। तो वैसे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ जो होता है ये ऊपर स्थित होता है, Zn भी ऊपर स्थित होता है, जिंक भी, एंड यहाँ अगर Mg की बात की जाए मैग्नीशियम भी ऊपर स्थित रहता है, लेकिन कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित रहता है। इसलिए ये जो भाई साहब हैं ये हाइड्रोजन यानी कि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको ये समझ में आया, जो इसमें चारों में कॉपर है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखो, समझो। देखो लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CH3COOS। लेकिन अगर अम्लीय परमाणु की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। लेकिन ये तो आपका एल्किल समूह है, ठीक है, बट बचा ये, तो ये आपका जो है यही एक हाइड्रोजन परमाणु है। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ओनली 1 होती है। तो ये याद रखना, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओनली 1 होती है। इतना आप याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है CH3COCH3 का यूपीएससी नेम होगा। सबसे पहले आप ये समझो किस समूह का है, तो ये कीटोन समूह का है। एंड इसमें कितने आपके कार्बन है, तो यहाँ 1 है, 2 है,
3 है, यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, लेकिन इसमें ओन जोड़ा जाएगा यानी कि प्रोपेनोन होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए ऐसे, अगर आपको मतलब आईयूपीएससी नेम लिखना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आईयूपीएससी नेम, आप सर्च कर लो आईयूपीएससी नेम बाय श्रवण लेक्चर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो वो है प्रोपेनोन। मैंने बताया है कि प्रोपेनोन क्योंकि ये कीटोन समूह से है इसलिए इसका 3 कार्बन की संख्या है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रोपेनोन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? ए संक्रमण तत्व, वी धातु, सी अधातु एंड डी उपधातु। तो आप लोगों को अगर बताया जाए तो डी ब्लॉक यानी कि आवर्त सारणी में आपने 3 ब्लॉक पढ़ा है, SPDF 4 ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक में डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं वो होते हैं संक्रमण तत्व। क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संक्रमण तत्व। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जठर रस निकलता है, जो जठर रस है वो कहां से निकलता है? ए है अग्नाशय से, वी है अमाशय से एंड सी है क्षुद्राणु से एंड डी है यकृत भित्ति से। यानी कि अग्नाशय भित्ति से, अमाशय भित्ति से, क्षुद्राणु भित्ति से एंड यकृत भित्ति से। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये जो है भाई जठर रस कहाँ से निकलता है, तो अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगर आप लोग याद करना चाहते हो तो तुरंत याद कर लो, नोट कर लो। इसका सही आंसर होगा अमाशय भित्ति से। किस भित्ति से? अमाशय भित्ति से। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, एंड अगला है वृक्क बना होता है। जो वृक्क होता है यानी कि जो उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क, और वृक्क जो होता है वो किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पास 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, 4 ऑप्शंस में से आप लोग बताओ। वैसे जानते होंगे, पहले चैप्टर है बायोलॉजी का, मूत्र वाहिनी से, नेफ्रॉन से, शुक्र जन नलिका से एंड इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई साहब तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं, किसी न किसी से बना हुआ है। एंड ये देखो मूत्र वाहिनी से नहीं बनता, मूत्र वाहिनी से नहीं बनता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन, तो शुक्र जन नलिकाओं के द्वारा भी नहीं बनता। जो ये है ना, ये बनता है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लाइक ये लगभग बता दें तो 8 से 12 लाख महीन लंबी कुंडलित होती हैं नेफ्रॉन। 8 से 12 लाख महीन कुंडलित होती हैं एक दूसरे में। तो यहाँ नेफ्रॉन से बना होता है वृक्क। ठीक है, समझ में आ गया? हर एक क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, नोट करके ही पढ़ना है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो आप लोग भी बहुत अच्छे नंबर अचीव कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सबका अच्छे से नोट्स बना लो, क्या बहुत ज़्यादा वो है नहीं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथि है। जो नर जनन तंत्र है उससे संबंधित ग्रंथि कौन सी है? यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ए प्रोस्टेट ग्रंथि, वी एंड्रिनल ग्रंथि, सी स्वेद ग्रंथि एंड डी एपिडिडाइमिस ग्रंथि। ठीक है, एपिडिडाइमिस ग्रंथि। तो यहां अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमेशा याद रखना जो नर जननांग से पूछा गया है तो वो जो संबंधित है ना वो है भाई प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये आपका सही है और ये सारे आपके भैया गलत हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो नर जनन अंग से संबंधित होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कौन सी ग्रंथि है जो नर जननांग से संबंधित होती है। यहाँ से 9 क्वेश्चंस तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन से हम आप लोगों को बता रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? अगर आप ये नहीं जानते हो तो भाई देखो, अनुवांशिकी का जनक एक प्रकार से जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा भी गया है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 4 ऑप्शन हैं, डार्विन है और हुइगो डी व्रिज हैं एंड ग्रेगर जैन मेंडल हैं एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए तो अनुवांशिकता के जनक जो है ना वो हैं ग्रेगर जैन मेंडल, क्योंकि इन्होंने ही 3 नियम दिए थे अनुवांशिकता के। नंबर फर्स्ट क्या है? एक तो था पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवधिवन का नियम एंड प्रभाविता का नियम। 3 नियम दिए थे और वो तीनों नियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी पढ़ा भी दिया गया है। तो आप लोग नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ाया गया है फुल चैप्टर इन 1 वीडियो में। अगला क्वेश्चन है
कि एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। देखो आपका एक होता है वन संकर क्रॉस, एक होता है द्विसंकर संकरण, ठीक है, यानी कि एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण। तो ये दोनों पढ़ाया गया है फुल चैप्टर इन वन वीडियो में, आनुवांशिकता जो विकास में। तो ये दोनों अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। और इनका सबसे ज्यादा अनुपात पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अनुपात लाइक उसमें कितने लंबे हैं, कितने बौने हैं, ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और यहाँ अगर इसका सही आंसर है तो पहले में 4 ऑप्शन हैं। ए है 3:1 एंड बी है 1:2:1 एंड सी है 2:1:1:2 यानी कि 2:1:1:2 एंड या फिर डी है 9:3:3:1। लाइक आप कुछ भी कह सकते हो, अनुपात कह सकते हो, रेशियो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ अगर बताया जाए तो ये वाला आपका सही है भैया, 1:2:2:1 यानी कि 1:2:2:1 यानी कि 1:2:1, ठीक है, ये आपका सही है। और हमेशा याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फिजिक्स के पहले चैप्टर में आगे देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अगर आपको नहीं पता तो भैया न्यूमेरिकल में काफी बार पूछा गया, ये मतलब सूत्र लगाया जाता है, लाइक सूत्र इसका मान रखा जाता है न्यूमेरिकल्स में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो अगर आपको निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग समझ लो। ए है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड एंड वी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एंड सी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एंड डी है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या है वो तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी फिजिक्स, तो पढ़ लो क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो उसका सही आंसर निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रास होता है, जो प्रकाश है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग कहां से कहां तक होता है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, वी है 3000 से 4500 एंगस्ट्रॉम, सी है 3500 से 5500 एंगस्ट्रॉम एंड डी है 5000 से 9000 एंगस्ट्रॉम। तो अब लगभग आप लोगों को बता दिया जाए तो वो जो आपका सही आंसर है वो है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम लगभग होता है, ठीक है। ये होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का प्रास। ओके, समझ में आया। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा क्या रहा है कि मानव यानी कि मानव के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अगर मानव का जो आंख है यानी कि नेत्र है वो बिल्कुल स्वस्थ है तो वो प्रतिबिंब उनकी आंख में कहाँ बनेगा, रेटिना पर या रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे या अनंत पर। लेकिन अगर ऐसे आंख है और इसमें कोई भी दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कोई भी दोष नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वो किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आंख में कहाँ बनता है, हमेशा याद रखना अगर स्वस्थ मनुष्य है उसकी आंख भी स्वस्थ है तो हमेशा रेटिना पर ही बनेगा, रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका 14 नंबर तक डिस्कस कर लिया गया एंड आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते भी हैं, जैसा मैंने लिया है वैसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। विद्युत धारा आपने नाम सुना होगा विद्युत धारा का, ठीक है। तो यहाँ है ए कूलाम, बी एम्पियर, सी जूल, डी ओम। यहाँ चारों को मैं आपको बता देता हूं कि कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। अगर आपसे कहे कि आवेश का एसआई मात्रक तो आपको कूलाम बताना है। एम्पियर, ये जो एम्पियर आप देख रहे हो ये है विद्युत धारा का मात्रक। मैं चारों को बता देता हूं, ये है आवेश का मात्रक, ये है धारा का मात्रक और ये जूल जो है ना, ये जूल हाँ ऊर्जा का मात्रक है। एंड ये प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलाम, एम्पियर और ओम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ ओम 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 ओम प्रतिरोध के तार 1.5 ओम है, हाँ 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बच्चा पार्टी आपको एक फार्मूला बताया था V बराबर आई आर, और V बराबर आई यानी कि V यानी कि विभवांतर ज्ञात करना है, I का मान रख लो 1.5 एंड वही सेम है प्रतिरोध 1.5। तो यहाँ अगर आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 2.25, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 2.25 आपका सही आंसर हो जाएगा। जहां भी लिखा हो आप सही का निशान लगा दो, 2.25 ये देखना, ये ना लगा देना 22 वाला,
ठीक है, तो ये 2.25 वोल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ अगला है, यहाँ देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी है वेबर प्रति मीटर एंड सी है वेबर एंड डी है कोई नहीं। चलो फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, और भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे कुछ वीडियोस बन चुके हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग क्वेश्चन का, लघुत्तरीय प्रश्नों का एंड शॉर्ट क्वेश्चन का, सबका। तो यहाँ जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जीवाश्म ईंधन जलता है तब कौन सी गैस निकलती है? यहाँ देखो NO2, O2, SO2 एंड CO2। तो अगर आपको जीवाश्म ईंधन की बात की जाए तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ से मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं उन सबको नोट कर लो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 18 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इसके लिखने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे। और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कई दिन से सर्च किया, फिर मुझे मिला आपके बोर्ड एग्जाम में, कई सारे पेपर, मॉडल पेपर देखा, तो मुझे ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि इनका वीडियो जरूर अपलोड करनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो कंटेंट बना दिया और आपके लिए बहुत सारे साइंस के ऑलरेडी मतलब बना दिए गए हैं वीडियोस, तो उसे आप जरूर देखा करो। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।